फाइनेंशियल ईयर 25-26 में प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना अब पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगर आपने गलत जानकारी दी है या आईटीआर में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस आपने नहीं दिखाया है तो इनकम टैक्स नोटिस आपके दरवाजे पे हो सकता है। तो क्या है न्यू रूल्स और कैसे आप इससे बच सकते हैं और अगर पेनल्टी कितनी लगती है तो जानिए इस वीडियो में। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो भी आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो उसमें क्या आप गलती कर देते हैं जिस वजह से आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो जितने भी प्रॉपर्टी रूल्स है सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए एक बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है। चाहे आप घर लीजिए या फिर शॉप लीजिए या फ्लैट लीजिए या फिर कोई भी आप एक प्लॉट ले लीजिए। जब भी हमें थोड़ा बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जहाँ भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, ज़्यादा पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र ज़रूर बनी होती है। तो चांसेस है कि आपको नोटिस आए। तो आप क्या गलती कर जाते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है, क्या टैक्स रूल्स हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस भी ज़रूर बताएंगे। उसके बाद देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज़ होते हैं। जैसे कि जो भी 1 अप्रैल से शुरू हुआ है वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ख़त्म होगा, जिसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा। और असेसमेंट ईयर उसमें आप 1 प्लस कर देंगे, 1 साल उसमें ऐड कर देंगे तो वो असेसमेंट ईयर होगा। तो कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में लाई जाती है या उस पर जो नोटिफिकेशन देता है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में डिपेंड होता है। आपने इस डेट से पहले क्या परचेज़ किया वो इस ड्यूरेशन पे उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एसएफटी। एसएफटी क्या होता है देखिए, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए सारी ट्रांजैक्शन कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है और ना ही डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम है, ना ही उनके पास इतने सोर्सेज है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन पे जो है वो नज़र रख सकता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दी है। जैसे कि मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए कि बैंक्स किस तरह से इंफॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंफॉर्मेशन देता है जिसका पता आपको है। तो जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ ना बैंक एनरोल होता है ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, तो वहाँ कैसे पता लगता है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो डेफिनेटली आप तहसील में जाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी बायर जो होते हैं रिपोर्टिंग। वहाँ जब रजिस्ट्रार के पास जब प्रॉपर्टी लिखी जाती है, प्रॉपर्टी के पेपर बनते हैं तो डेफिनेटली कितना ट्रांजेक्शन है वो वहाँ पे पता लगी जाता है। ट्रांजेक्शन कौन सा, जिसने के पेपर बनते हैं, जो ऑन पेपर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, वो ट्रांजेक्शन पे जो है उस ट्रांजेक्शन अमाउंट को रजिस्ट्रार जो है एसएफटी को एसएफटी के जरिए जो है इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अब जैसे कि अगर हम बैंक के सेविंग अकाउंट की बात करें तो वहाँ अगर 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन होते हैं तब रिपोर्टिंग की जाती है। तो क्या प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। हर चीज़ के लिए अलग अलग लिमिट्स होती है। जैसे सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख है, करेंट अकाउंट के लिए आपका 50 लाख है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए आपका जो है 1 लाख की कैश में है। आप एफडी करा देते हैं 2 लाख कैश में तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, या एक बार में 10 लाख के अपने अकाउंट से ही करा देते हैं तो वहाँ भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सेम प्रॉपर्टी पे कितना है तो वीडियो में बनी रहिए, आपको ज़रूर मैं आगे बताऊँगी। तो जैसा कि ठीक है, प्रॉपर्टी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल होता है। लैंड पहली बात तो लिमिटेड है, क्योंकि आप बेशक से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है पर लैंड नहीं बढ़ रही, लैंड लिमिटेड ही है। जैसे कि आप देखिए अभी जो फ्लैट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है आपको और रेंटल इनकम भी मिलती है। अगर आप रेंट पे लगा दे तो आपको रेंट इनकम मिलती है, चाहे आप एज उसको रेसिडेंशियल लगाइए, गोडाउन लगाइए, कमर्शियल लगाइए। कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, ऐसे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे ईयर वाइज बढ़ती जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। अब एसएफटी कहती है कि हर एक ट्रांजैक्शन एंटिटी जो है जो भी रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सब आपके एआईएस, टीआईएस और 26 एएस में नज़र आते हैं, ठीक है, जो आप ऑनलाइन अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए इस तरह से आपका इनकम टैक्स पोर्टल होता है, यहाँ पे आपका होम होता है, यहीं पे आपको एआईएस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 टैब मिलते हैं एआईएस के अंदर में, टीआईएस और एआईएस। टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। और यहाँ पे आपको बस अपना फाइनेंशियल ईयर करेक्ट डालना है तो उस फाइनेंशियल ईयर का आपको दिखाएगा। अब आपके टीआईएस में क्या चीज़ दिखती है, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फॉर सेविंग, इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट, काफ़ी सारी जो है डिटेल्स इसमें दिखती है जहाँ जहाँ भी आपका पैन कार्ड लिंक है। बट अभी भी आप ये सोच रहे होंगे कितने अमाउंट पे जो है रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई करता है कि इस पैन कार्ड पे इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन की गई है। तो
किसके ऊपर? परचेजर और सेलर दोनों, क्योंकि दोनों ही इन्वॉल्व है। एक पैसा लगा रहा है, एक के पास पैसा आ रहा है। जो पैसा लगा रहा है उसका पैसा कहाँ से आया, और जिसको पैसा मिल रहा है उसको प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि जहाँ टैक्स की बात है, और टैक्स कभी भी प्रॉफिट पे भरना होता है, लॉस पे नहीं भरना होता है। तो उसके बाद देखिए ये होती है एसएफटी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसएफटी 012। इसके अंडर में जो है नोटिफिकेशन किया जाता है, जो कि आपके एआईएस टीआईएस में दिखती है। इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? डेप्यूटी कमिश्नर। ट्रांजेक्शन अमाउंट जितना भी होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो ये देखिए जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है, और वो चीज़ आपके एसएफटी में दिखती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपना जो ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड तो देना ही होता है। तो जहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड देना है वहाँ सारी डिटेल्स तो आपको देनी ही होगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। तो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपका इनकम टैक्स ऑन सेलिंग और बाइंग दोनों पे, देखिए दोनों पे आपको हमेशा टैक्स नहीं भरना होता है। बट अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, सपोज दैट कि आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख में परचेज की थी, ठीक है, उसको आपने 60 लाख में सेल कर दी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्सेशन कॉस्ट को हम साइड कर देते एक तरफ से, तो यहाँ पे आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इस 10 लाख के प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना है। ये होगा जो सेल कर रहा है, ठीक है, सेलर जिसको पैसा मिला। अब जो बाइंग है, जो बाय कर रहा है, उसको क्या टैक्स भरना है? देखिए उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। पॉइंट इज क्योंकि वो उसने उसको बस अपने इनकम का सोर्स बताना है। उसने लोन पे पैसा लेके प्रॉपर्टी खरीदी है, या ठीक है उसको उसने इकट्ठा किया है, एफडी कोई तोड़ी है, कोई कोई प्रॉपर्टी सेल करके उसने ये चीज़ परचेज़ की है, उसको एंशियंट से मिली है, मतलब अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मिला है, इस तरह की चीज़ें उनको बतानी होती है। तो आपका जो भी कैपिटल गेन होता है, जो भी ये जो 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है, इसमें जो है आपको टैक्स देना होता है एज अ कैपिटल गेन। तो उसके बाद क्या है कि सेम चीज़ वही आपको शो करनी होती है अपने आईटीआर में। अगर आप नहीं शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नोटिफिकेशन डालता है। उसके बाद है एंड टैक्स नीड टू पे अकॉर्डिंगली, जितना भी जो भी उस पर टैक्स लगता है वो आपको पे करना होता है। पूरे के पूरे अमाउंट पे नहीं पे करना होता है, आपको ऐसा डरने की बात नहीं है। 50 लाख की थी, आपने 60 लाख में सेल कर दी, तो आपको पूरे पे नहीं करना है, आपको जस्ट 10 लाख जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से आपको जो है टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है टैक्स प्रॉपर्टी सोर्स ऑन प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे आप घर खरीदिए, शॉप खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, प्लॉट खरीदिए, रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल, आपको पैसा वो आप कहाँ से लाए, आपको उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट आपसे पूछता है तो आप उसको बता देंगे, सिंपल। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है प्रॉपर्टी परचेज का सोर्स, सेम वही है कि आपने के पास खुद से कैपिटल आपने इकट्ठी करी थी, इन्हें ये में भी ये सोर्स आपके पास हो सकते हैं कि आपके कैपिटल आपने खुद खरीदी, कैपिटल आपके पास इकट्ठी हो रखी थी, वो बीइंग ऑफ टाइम। अगर आप हर साल इकट्ठा करें तो वो जितनी भी सीधी सी बात है, जितनी आपकी इनकम है उसी में से तो आप इकट्ठा कर रहे होंगे, तो आप कई सालों से अपना आईटीआर भर रहे होंगे, तो वो ईजिली जो है शो अप कर देगा। सपोज दैट आप एवरी ईयर दिखा रहे हैं कि आपके 10 लाख इनकम है, ठीक है, अब 10 लाख के आईटीआर भरा, अब इसमें से साल भर में कितना खर्चा हो जाता है? मान लीजिए आपका 5 लाख रुपीज़ खर्चा हो जाता है, 5 लाख आप इकट्ठा करके रखते हैं। अगर आप 20 साल इतना 5 लाख इकट्ठा करते तो आपके पास कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपीज़ आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। कुछ आपने और जो है पीछे से आपको जो भी चीज़ें, आप हर साल इनकम तो बढ़ती रहती है, तो इस हिसाब से क्या होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। गिफ्टेड फंड, आपको गिफ्ट मिला है, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, कई बार जो बंटवारा होता है उसके अकॉर्ड उसमें भी कई बार पैसे मिलते हैं। पेरेंट्स भी इकट्ठे करते हैं पैसे, तो अपने बच्चों को देते हैं कई बार, ठीक है, घर खरीदने में मदद करते हैं, क्योंकि घर ऐसा माना जाता है कि साल में ज़िंदगी में एक बार तो इंसान ज़रूर बनाता है। आपने बैंक से लोन लिया है तो वो तो चीज़ें क्लियरली दिख ही रही है। आपने फ्रेंड से लोन लिया, रिलेटिव से लोन लिया, बेशक से उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं करिए, बट आप उसको अपने आइटम में ज़रूर दिखाइए कि मेरे ऊपर इतना क्रेडिट है, जो भी है मुझे इतना, मैंने इतना लोन लिया हुआ है अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से। ऐसा वहाँ पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ ऐसा लिखना नहीं होता है, वहाँ बस आपको एंट्री करनी होती है आपकी इतनी लायबिलिटी है। उसके बाद है लोन गेट बैक गिवन टू समवन, ठीक है, आपको जो है क्योंकि वो आपको लौटाना भी होता है, तो उतने आपकी क्या होते हैं तभी क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। केवाईसी, देखिए कोई भी केवाईसी क्या, आप जहाँ भी केवाईसी का मतलब कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ पे मांगा जाएगा। तो अभी तक जैसे कि आप सोच रहे थे कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो जब ये डिटेल डाली कैसे,
कैसे डाली, देखिए जब भी बायर और सेलर दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है, विदाउट आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपकी प्रॉपर्टी परचेज के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ही नहीं। और पैन कार्ड एक मेन सोर्स है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे जो है चीज़ें उनको पता लग जाती है। अब प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग कैसे होती है, देखिए रजिस्ट्रार जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट को जो भी पैसों से जुड़े हुए जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करी गई है कि इतना इतना फिक्स अमाउंट, जैसे सेविंग के लिए 10 लाख कर दिया है, कैश में आप 2 लाख से ऊपर की एफडी कराते हैं तो एसएफटी में इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड का बिल जो है 1 लाख का कैश में भर देते हैं तो एसएफटी में इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सेम भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में आप कितना अमाउंट, वेट कीजिए बताएंगे। उसके बाद इफ इन फाइनेंशियल ईयर, बट एक फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा नहीं इस डेट से पहले सपोज आपने मार्च में खरीदी और अप्रैल में परचेज करी तो मार्च और अप्रैल दोनों एक अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो जाते हैं। उसके बाद है पर रजिस्टर पर पैन कार्ड, पर पैन पे इशू पर पैन कार्ड पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिप्लाई की जाती है। देखिए जिस क्वेश्चन का आपको काफ़ी टाइम से इंतजार था वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। 30 लाख या 30 लाख से ऊपर की जब भी आप प्रॉपर्टी में लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बेशक से आप वो पूरा पैसा बैंक अकाउंट से दे रहे हैं, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, रजिस्ट्री होती है तो उसमें कुछ पैसा अकाउंट से भी देना होता है। और ये सजेस्ट किया जाता है कि जितने की आपकी प्रॉपर्टी के ऑन पेपर है आप जो है उतना पूरा का पूरा अमाउंट आप अकाउंट से, ठीक है, बाय चेक दीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। बट ठीक है, आप कितने भी अमाउंट करते हैं वो प्रॉपर्टी, चाहे इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आप 20 कैश कर लीजिए, सॉरी 20 बैंक से कर लीजिए, 10 कैश कर लीजिए, बट जो आपके डॉक्यूमेंट के पेपर बनेंगे, जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर बनेंगे वो तो 30 लाख के अमाउंट पे बनेंगे। तो 30 लाख के ऊपर जब भी चला जाता है, 30 लाख या 30 लाख के ऊपर की जब भी प्रॉपर्टी के पेपर बनते हैं तो रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये चीज़ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो अगर आप किसी का प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं 50 लाख के ऊपर की, 30 लाख से ऊपर, ठीक है, उनकी नज़र में आता है 50 लाख के ऊपर रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग करनी होती है। बट कैसे है, देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस आपका कोई टीडीएस टैक्स वैक्स नहीं कर रहे, वो तो आपको पेपर बना के दे देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर देगा। और जो बायर है, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, मीन्स जो पेमेंट करेगा, वो क्या करेगा, वो 1% टीडीएस डिडक्ट करके, उसकी बाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर देगा। और जो सेलर है वो जब अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो वहाँ पे उसको दिखेगा कि ठीक है प्रॉपर्टीज उसने सेल करी थी, इतना अमाउंट उसे मिला था। तो अगर वैलिड होगा तो वो चीज़ उनको रिफंड आनी होगी तो रिफंड आ जाएगी, अदरवाइज वो एज ए टैक्स सबमिट हो जाएगी। अभी टीडीएस का कंसेप्ट लाया क्यों गया था, देखिए टीडीएस इसलिए लेकर आए थे ताकि टैक्स की चोरी ना हो, डिपार्टमेंट को भी पता लगता रहे कि इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो है वो हो रहे हैं। और टीडीएस का जो भी बायर है वो टीडीएस जमा करके टीडीएस सर्टिफिकेट सेलर को प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी नोटिस, आईटीआर मीन्स की इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है। जैसे कि है कि अब सेलर ने, ठीक है, सामान बेच दी अपनी प्रॉपर्टी, उसको पैसे मिल गए, उसका टीडीएस भी गिर गया, या बट वो क्या करना है, उसने उस पैसे का इनकम टैक्स नहीं भरा, जितना भी उसको कैपिटल गेन हुआ है नहीं भरा, तो उसको सेलर के इस केस में इनकम टैक्स का नोटिस हो सकता है। बट बायर, अब बायर की देखिए जो भी ट्रांजेक्शन एसएफटी में जाती है वो दोनों के अगेंस्ट में जाती है, सेलर के लिए भी जाएगी, बायर के लिए भी जाएगी, दोनों के लिए जाएगी वो। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये एसएफटी की सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल हुई है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, इनकम सोर्स वहाँ से। उसके बाद देखिए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने कहा कि बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है, तो जो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा तो सेक्शन 194 IA के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल करेगा, जब टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इस तरह से एंड रहेगी। तो बायर और सेलर दोनों के बिहाफ पे जो है वो ट्रांजेक्शन होती है और दोनों का ही रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एक को दिखा दिया और एक को छोड़ दिया, तो डिपार्टमेंट को दोनों की तरफ से जो है नोटिफिकेशन मिलती है। सिंपल ये है, आप अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए। अगर डिपार्टमेंट पूछता है सोर्स ऑफ मनी आपके पास कहाँ आया, देखिए अगर आप एवरी ईयर आईटीआर भर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को सोर्स ऑफ मनी ऑलरेडी पता लग जाती है। बट आप नहीं भर रहे, उतनी आपकी इनकम से ज़्यादा ही आपने जो है प्रॉपर्टी परचेज कर ली और प्लस आपने लोन भी नहीं लिया, सारा का सारा कैश में जो भी है आपने पेमेंट करी, तो वो कैसे करी, तो डिपार्टमेंट तो प्रॉपर जब आप अपनी आईटीआर भरते हैं ना तो ईजिली हो जाता है, आपको कोई भी नोटिस नहीं आता है। उसके बाद है नोट। अब देखिए अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो सबसे पहले आपको नोटिस आएगा कि नॉन फाइलिंग ऑफ नोटिस, की आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है और आपसे सिंपल सोर्स ऑफ अमाउंट पूछा जाएगा, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए अमाउंट कहाँ से आया, और अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो आपसे ये कहा जाएगा कि आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ आपने उस पर जो है टैक्स क्यों नहीं दिया। सिंपल इतनी सी चीज़ है। तो जो एज अ बायर को क्या करना है, बायर को बता देना है कि इसका सोर्स ऑफ जो इनकम कहाँ से आया, फिर उन्होंने प्रॉपर्टी ली है,
और सेलर को जो है ठीक है कैपिटल गेन पे जो है टैक्स भर देना है। बस इतनी सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब नोटिस कब तक आ सकता है? देखिए, अगर अब 50 लाख से कम का अमाउंट है तो विद इन 4 ईयर्स में आपको नोटिस आने का, अगर आना होता है तो विद इन 4 ईयर्स में आपके पास नोटिस आएगा, 4 साल बाद नहीं आएगा। उसके बाद अगर 50 लाख से ऊपर का अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है तो 6 साल के अंदर में आपके पास नोटिस आ सकता है, अगर कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट को अनयूजुअल लगता है तो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। देखिए, जो भी अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शन को, कुछ भी टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं छुपाते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन है, अगर आपका ऑडिट का केस है आईटीआर में तो आपने ऑडिट भी करा दिया, ऑडिट अगर लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो ठीक है, ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कितने की भी प्रॉपर्टी सेल परचेज कीजिए, बट हाँ, अच्छे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अच्छे एक प्रोफेशनल से आप अपना आईटीआर ज़रूर मेंटेन करवाएं। उसके बाद देखिए टैक्स ऑन प्रॉपर्टी परचेज। अब प्रॉपर्टी परचेज पे कितना टैक्स है? देखिए, परचेज पे ऐसा कुछ कोई टैक्स नहीं लगता, पर ऐसा जैसे हम कुछ भी ग्रॉसरी खरीदते हैं तो वहाँ हमें ठीक है टैक्स देना होता है, जैसे जीएसटी देना होता है, बट आपको प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहाँ आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है किसी। हाँ, वो जो रजिस्ट्रार के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ अमाउंट लगता है जो प्रॉपर्टी पेपर बनने के टाइम पे लगता है, वही लगता है, अलग से आपका इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता। जस्ट आपको जो है सोर्स बताना होता है, अगर डिपार्टमेंट पूछ रहा है तो कहाँ से आपके पास वो सोर्स है। अगर डिपार्टमेंट नहीं भी पूछ रहा है तो फिर भी आप प्रॉपर उसके प्रॉपर जो भी डेटा है आपके पास मेंटेन रखिए, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है 4 या 6 साल में तो आप इजीली बता पाएँ, क्योंकि बाद में जाके डेटा इकट्ठा करना मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है जब भी आप प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है तो, और वो अलग अलग होती है हर गवर्नमेंट में, हर स्टेट में वो अलग अलग होती है। वो क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। अब टैक्स ऑन प्रॉपर्टी सेल। अब देखिए, परचेज पे तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, बट सेल पे ज़रूर लगता है। कैपिटल गेन उसको माना जाता है सब, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने 50 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आप उसको 60 में बेच रहे हैं तो इन जनरल आपको 10 लाख का प्रॉफिट होता है, वहाँ आपको टैक्स देना है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह रहे हैं और इंडेक्सेशन में अगर आप जाते हैं तो 12.5% है, इंडेक्सेशन को आप नहीं ध्यान में रखते, ठीक है, उसके अलग करते तो आपको 20% है। तो जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स भरना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको एज पर स्लैब रेट, अगर एक जो है अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 24 महीने में 2 साल से ज़्यादा रख लेते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं, अदरवाइज 1 साल से कम रखते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाती है। तो उस हिसाब से जो देखिए दोनों में थोड़ा टैक्स परसेंट अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करना होता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि जो भी बेशक से आपको कैपिटल गेन हुआ है, बट कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो आप जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करें तो अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें कि उस पैसे को, क्योंकि इन्वेस्ट करना होता है, जब आप उसको दोबारा प्रॉपर्टी से खरीद लेते हैं विद इन कुछ सालों में, आई थिंक 5 ईयर्स में, तो आपको जो है टैक्स उस पर कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना होता है। उसके बाद है टैक्स एग्जेम्पशन। देखिए, सेक्शन 54 में आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आती है, सेक्शन 54 ईसी में आपका बॉन्ड पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, सेक्शन 54 एफ में आप अगर नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट है इस तरह कीजिए, सीजीएस में आपको टिल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे कुछ टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलती है। और सोल्यूशन देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम बताइए तो आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। आपको देखिए इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक अवेयर करने के लिए, ताकि आप अपडेटेड रहे और आपका जो पैसा बच जाए और आपके हाथ में मनी पावर बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही है, जो टैक्स स्लैब से वो बढ़ाती जा रही है। जैसे कि अब जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें 12 लाख, अगर आप सैलरीड है तो ठीक है 12.7 लाख, और अगर आप नॉर्मल बिजनेस वगैरह करते तो आपका 12 लाख तक पे जो है एग्जेम्पशन है। तो किस लिए? ताकि आपके हाथ में कैश पावर बढ़े। उसके बाद की परचेज सेल रजिस्ट्री अमाउंट बिलो द लिमिट कितनी है? 30 लाख। अगर चांसेस ऐसे बनते हैं तो 30-50 लाख से आप कम ही जो है रजिस्ट्री कराइए। उसके बाद ट्राई टू ट्रांजेक्ट अदर देन कैश। पहली बात, आप कैश में नहीं ट्रांजेक्ट करें, अच्छी चीज़ होती है। फाइल आइटम रेगुलरली, आपको अपना इनकम टैक्स रेगुलरली फाइल करना है। अगर आप इस तरह की ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़े बड़े अमाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अपना आइटम अच्छी प्रोफेशनल से ज़रूर फाइल करवाएं, उसको प्रॉपर मेंटेन करें, क्योंकि आईटीआर भी एक तरह से हमारी एसेट ही मानी जाती है। स्टैम्प ड्यूटी अदर गवर्नमेंट चार्जेस, देखिए वो एक्स्ट्रा ही लगते हैं, वो अकाउंट में नहीं आते। सपोज आपके 20 लाख के पेपर बने हैं और मान लीजिए इस पर 4 लाख की आपकी स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, तो ये 24 लाख नहीं होता, ये 20 लाख ही होता है। ठीक है, उसके बाद है कुछ सॉल्यूशन और भी। अपने सोर्स ऑफ अमाउंट को हमेशा अपने पास ध्यान रखें कि क्या सोर्स ऑफ आपका अमाउंट, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल रही है, एज ए गिफ्ट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो गिफ्ट डीड आप ज़रूर रखें। ऐसे भी बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन आप थोड़ा ध्यान से करें। अगर आपको रिटायरमेंट फंड मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ तो आपके पेपर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उसको संभाल के रखिए।
प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर, सपोज दैट आपने किसी और प्रॉपर्टी को बेच के नई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वहाँ भी आप अपने पास डिटेल रखिए। गोल्ड आपने बेचा है तो बिल्स रखिए, शेयर्स आपने बेचा तो आप अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ज़रूर रखिए। नो मैटर कि आपने बेच दिया है तो आपको क्या मतलब है, क्या करना है, ऐसा नहीं, आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। और रेगुलर बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस और परचेज होते हैं ताकि वो भी मेंटेन होते रहे। कुछ सजेशंस आपको इनमें ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स आपको अवॉइड करनी है। अपना AIS TS 26 ईयर्स आपको रेगुलरली चेक करना है कि आपको अपनी सेल डीड, परचेज डीड अपने पास प्रॉपर रखनी। बेशक से आपने कुछ बेच भी देते हैं तो उस समय भी एक डीड बनती है, तो वो भी आपको अपने पास संभाल के रखनी है। अपना ITR देखिए अकॉर्डिंगली फाइल करते रहिए ताकि आप टेंशन फ्री रहे। उसके बाद है टैक्स अकॉर्डिंगली फाइल करें, तो देखिए डिपार्टमेंट आपको परेशान करेगा ही नहीं, तो बी लीगल और टेंशन फ्री रहिए। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या इनकम टैक्स के नोटिस का सामना ना करना पड़े, इस वीडियो में बताए गए रूल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत होती है आप प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपका कोई क्वेश्चन हो तो। और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें और आप हमेशा फाइनेंशियली अपडेट्स रहें। So stay smart and stay tax compliant. So thanks for watching this video.